अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट के इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 3 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वर्डप्रेस थीम जो कि बहुत यूज़फुल हैं और उनको यूज़ करना बहुत ही फ़ायदा मंद होगा अगर आप वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एक फ़ाइल है functions.php, उसका क्या रोल होता है वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट में और उसको क्यों यूज़ किया जाता है और उसके अंदर क्या कुछ हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम हुक्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर हुक्स क्या होती हैं और उन हुक्स की क्या फंक्शनैलिटी है और उनको क्यों यूज़ किया जाता है इनसाइड वर्डप्रेस। तो फ्रेंड्स, इस बात के साथ बगैर आपसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वर्डप्रेस का, वो है लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स। वो क्या फंक्शन है और इसका यूजेज क्या है और क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वर्डप्रेस थीम हमारे पास ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि header.php के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको लैंग्वेज इज़ इक्वल टू en लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि मतलब हमारी जो वेबसाइट की लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है। तो अगर मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आता हूँ एडमिन पैनल में और यहाँ पर जनरल में जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ लैंग्वेज को इंग्लिश से उर्दू, क्योंकि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज वो उर्दू है, तो इसको मैं कर देता हूँ उर्दू में। लेट मी फाइंड वेयर इज़ रिटन उर्दू, मुझे नज़र नहीं आ रहा, पश्तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हाँ हाँ, पश्तो उर्दू कहाँ गया, मुझे अभी थोड़ी देर पहले मिल गया था तो अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर उर्दू कहाँ पर है। तो यहाँ हमारे पास ये आ गया इस टॉप पे, क्योंकि ये मैंने अभी चेक किया था, ये टॉप पर मौजूद है। उर्दू को मैं सिलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं सेव चेंजेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो एडमिन डैशबोर्ड है वो LTR से RTL हो जाएगा। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अब ये देख सकते हैं कि हमारा जो डैशबोर्ड है वो LTR से मतलब लेफ़्ट टू राइट से राइट टू लेफ़्ट हो चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ यहाँ से, तो हमारी जो वेबसाइट है वो स्टिल जो है वो LTR है, मतलब लेफ़्ट टू राइट है। अब चूंकि हमने यहाँ पर अपने सेटिंग में जो लैंग्वेज यूज़ की है वो उर्दू है, तो ऑब्वियसली इसको भी उर्दू में चेंज होना चाहिए। तो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पर हम जो अपना लैंग्वेज एट्रीब्यूट है इसको अब UR कर देते हैं, मतलब उर्दू कर देते हैं। और यहाँ पर एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन, तो इसको कर देते हैं RTL, मतलब राइट टू लेफ़्ट है। अब जैसे ये मैंने लिखा तो अब हमारी जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं राइट टू लेफ़्ट हो चुकी है। तो ये जो फीचर है ये वर्डप्रेस के अंदर हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं यूजिंग लैंग्वेज एट्रीब्यूट फंक्शन, लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स फंक्शन। तो करना क्या है कि हमें यहाँ पर सिर्फ इसको ख़त्म करना है, इसकी जगह हमें PHP टैग लगाना है और सिंपली यहाँ पर लिख देना है लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स। अब इस एक फंक्शन से क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अब इस फंक्शन की मदद से जब हम पेज सोर्स करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डायरेक्शन RTL हो जाएगा और लैंग्वेज UR होगी। इसकी मैं अगर आपको दिखाऊं इम्प्लीमेंटेशन, तो देखिए मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं सेटिंग में दस्तयाब टूल्स में जाता हूँ और ये टूल्स में आ गया। एक्चुअली मुझे सेटिंग्स में जाना था, अमूमी सेटिंग्स में। तो यहाँ से मैं अगर लैंग्वेज को इंग्लिश कर देता हूँ UK और इसको मैं तब्दीलियाँ महफूज करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि हमारी जो वेबसाइट का फ्रंट एंड है वो भी ऑटोमेटिकली ये जो विजिट साइट है ये ऑटोमेटिकली अब LTR हो चुका है, लेफ़्ट टू राइट हो चुका है। और यहाँ पर अब लैंग्वेज जो है वो EN-GB हो चुकी है, ग्रेट ब्रिटेन लैंग्वेज। और उसके अलावा इसमें जो भी लैंग्वेज हम चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो डायरेक्शन है LTR RTL चेंज हो जाती है। अब चूंकि हमारे पास इसमें दो डायरेक्शंस हैं, एक LTR है और एक RTL है, तो इट इज़ रिकमेंडेड बाय वर्डप्रेस कि जब आप थीम डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसमें एक न्यू फाइल भी क्रिएट कर दें, उसका नाम रखें RTL.CSS। अब ये जो RTL.CSS है इसमें आप देखिए, मैं style.css में जाता हूँ, इस सारे डाटा को कॉपी करता हूँ
और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिंपली मैंने चेंज कर दिया उर्दू। तो style.css में यहाँ पर मैंने लिख दिया इंग्लिश, ठीक है, या अदर लैंग्वेज जो भी हमने लिखा। तो मैं अब इस पेज को रीलोड करता हूँ अगर, तो अब हमारी डायरेक्शन इसमें इस तरीके से है। तो देखिए अब मैं RTL.css में जाके एक काम और करता हूँ, यहाँ पर एक बॉडी पैरामीटर लगाता हूँ और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो रेड कर देता हूँ, जस्ट टू शो यू समथिंग। इसमें बॉडी रेड कर दी मैंने। अब मैं अगेन लैंग्वेज को उर्दू करने लगा हूँ, तो ये है उर्दू लैंग्वेज और ये है इसके सेव चेंजेस। तो अब हमारी जो साइट है वो हो गई है उर्दू में। तो अब चलते हैं, विजिट करते हैं साइट को। तो दोस्तों देखा आपने कि जैसी उर्दू वाली वेबसाइट लोड हुई तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो टोटली रेड हो चुका है, क्योंकि अब जो इसमें स्टाइलिंग है वो RTL.css से हमारी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो रही है। अब जो स्टाइलिंग हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो सिर्फ उस स्टाइल पर इम्प्लीमेंट होगी, उस लैंग्वेज पर इम्प्लीमेंट होगी जो कि राइट टू लेफ्ट होगी। तो इसमें हम जैसे डायरेक्शन कर सकते हैं, जैसे फ्लोट हम नॉर्मली लेफ़्ट करते हैं इंग्लिश में, लेकिन उर्दू में उसको हमें अब फ्लोट राइट करना पड़ता है। तो इसलिए अब ये हम आसानी के साथ RTL और LTR को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग वन फंक्शन, एंड दैट इज़ लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स। और उसके बाद क्रिएटिंग अनदर RTL.css फाइल इनसाइड योर वर्डप्रेस थीम डायरेक्टरी। तो ये था हमारे पास लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स का। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप जो है वो अपनी जो लैंग्वेज है वो सेटअप कर सकते हैं आसानी के साथ और उसको तब्दील कर सकते हैं और डायरेक्शन खुद ब खुद जो है उसकी चेंज हो जाएगी। अब मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कर लेता हूँ और जैसे ही अब इंग्लिश इसकी लैंग्वेज होगी और इसके डॉक्यूमेंट लोड होगा तो ये ऑटोमेटिकली लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा और जो बैकग्राउंड है वो भी रीसेट हो जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज किया तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बॉडी का बैकग्राउंड था वो अगेन रेड से वाइट हो चुका है। तो ये है लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स की पावर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जब आप वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर करना है आपने कि हेडर के अंदर यहाँ पर HTML के अंदर आप लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स फंक्शन यूज़ करें, कोई स्टैटिक लैंग एट्रीब्यूट यूज़ मत करिए। तो अब हम बात करते हैं लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स के बाद अब हम बात करते हैं functions.php फाइल की, जो कि हमने अभी तक क्रिएट नहीं की है अपने थीम के अंदर। और सबसे मैंने इसलिए इसको क्रिएट नहीं किया था, तो मैं क्या चाह रहा था कि जब इसकी फंक्शनैलिटी पे बात आए तो फिर मैं इसको ऐड करूं। तो इसको सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो इसका नाम होता है functions.php। मेक श्योर कीजिए इस प्लूरल functions.php, और इसका नाम रिप्रेजेंट करता है इसको कि इसमें आप मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और वर्डप्रेस के एग्जिस्टिंग फंक्शंस को ओवरराइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आगे इसी वीडियो ट्यूटोरियल में आप देखेंगे कि कैसे हम जो बिल्ट इन वर्डप्रेस के कोर फंक्शनैलिटी है उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से विदाउट इफेक्टिंग द कोर फंक्शनैलिटी, ताकि इन फ्यूचर हम अपने वर्डप्रेस को भी अपडेट कर सकें और अपनी थीम को भी आसानी के साथ अपडेट कर सकें और कोई चेंजेस, कोई कन्फ्लिक्ट ना आए। तो ये होती है हमारी function.php। फिलहाल हम इसको एम्प्टी रखा हुआ है हमने। तो इसका यूज़ क्या है? इसका सबसे पहला यूज़ है, अगर आप मेरी ये थीम देख रहे हैं जो हमने एक्टिवेट किया, थीम्स के अंदर जाके मैं दिखाता हूँ। हमारी थीम जो है इस वक्त एक्टिवेट है, उसमें आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, थीम्स, कस्टमाइज इट एंड एडिटर। ये जो 3 फंक्शंस हैं ये डिफ़ॉल्ट होते हैं, ये हर एक थीम के साथ होते हैं, लेकिन कुछ इसके अंदर एडिशनल फंक्शनैलिटी भी होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में सपोर्टेड होती है, लेकिन अगर आप जब थीम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो वो एक्टिवेट नहीं होती। सपोज़ मैं 2019 को अगर एक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ पर आपको 2 एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलेंगे, विजिट्स और मेन्यूज़। विजिट्स और मेन्यूज़ ये कहाँ से आए? हमारी थीम में तो अगर हम जहाँ पर जाएं तो यहाँ पर तो विजिट्स और मेन्यू नहीं है। इसका मतलब है कि ये फंक्शनैलिटी हमें ऐड करनी पड़ेगी अपनी थीम के अंदर, और वो कहाँ पर हम ऐड करेंगे? वो करेंगे functions.php के अंदर। इसी तरीके से इस थीम के अंदर हमारे पास विजिट्स मेन्यूज़ के अलावा एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है हेडर की, तो हम इसकी मदद से हेडर को सेटअप कर सकते हैं। किसमें? 2017 थीम में। इसी तरीके से अगर मैं 2016 को एक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ पे विजिट मेन्यू हेडर के अलावा हमारे पास बैकग्राउंड की फीचर भी अवेलेबल है। मतलब ना सिर्फ विजिट सेटअप कर सकते हैं बल्कि मेन्यू और हेडर्स को भी आप सेटअप कर सकते हैं अगर हम 2016 थीम को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो वर्डप्रेस है हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है ऐड
थीम सपोर्ट। ये एक ऐसा फंक्शन है वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट में जिसकी मदद से हम डिफरेंट फीचर्स को, जो कि वर्डप्रेस सपोर्ट करता है, अगर मैं इस पर माउस होवर करूँ इस पर, तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन में मिलेगा WP इंक्लूड थीम डॉट PHP। तो यहाँ पर हमें जाते हैं तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे पोस्ट थंबनेल फीचर है, एक पोस्ट फॉर्मेट्स एक फ़ीचर है, HTML5 एक फ़ीचर है, फिर कस्टम लोगो एक फ़ीचर है, फिर इसके अलावा इसमें कस्टम हेडर अपलोड्स है, फिर इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे हमारे पास फ़ीचर्स अवेलेबल हैं। अब इसको अगर हम कोडिंग करने बैठें, मतलब इसको लिखने बैठें, तो हम यहाँ पर सिंपली, जैसे अगर मैं यहाँ पर पोस्ट में जाता हूँ, ऑल पोस्ट में, और किसी भी पोस्ट को, सपोज़ हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट को मैं एडिट करता हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास फीचर्ड इमेज नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक्चुअली ये हमने एक्टिवेट दूसरी थीम की हुई है, तो इसमें फीचर्ड इमेज आ रहा है, लेकिन जो हमारी थीम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारी थीम है PWSPK, सो एक्चुअली अब ये इसने एरर देना शुरू कर दिया कि इसमें पहले कुछ चीज़ ऐड करें, तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हमारी थीम एक्टिवेट हो चुकी है। अब अगर मैं ऑल पोस्ट में जाता हूँ और एडिट करता हूँ इसमें, तो आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास फीचर थीम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इस फीचर को कैसे इनेबल किया जाता है? इसको इनेबल करने के लिए हमें अपने कोड में फंक्शंस डॉट PHP के अंदर ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ऐड थीम सपोर्ट, और यहाँ पर हम कौन सा पैरामीटर इसको पास करेंगे, वो थीम डॉट PHP के अंदर यहाँ पर हमारे पास केसेस की सूरत में मौजूद है। तो केस है इसका पोस्ट थंबनेल्स, तो सिंपली हम इसको कॉपी करेंगे, और ये देखिए इफ़ ट्रू इज इक्वल टू गेट थीम सपोर्ट पोस्ट थंबनेल, देन यहीं से वो रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैं इसको इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सेव करूँगा। सेव करने के बाद जैसे ही मैं पेज को रीलोड करूँगा एडमिन पैनल के अंदर, तो अब आप दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर फीचर्ड इमेज वाला फीचर जो है इनेबल हो चुका है हमारी थीम के अंदर। तो ये एक फंक्शनैलिटी है ऐड थीम सपोर्ट की मदद से। इसके अलावा हम इसमें और भी इसके फीचर्स हैं, जैसे हम ऐड कर सकते हैं पोस्ट कस्टम हेडर्स ऐड कर सकते हैं, फिर HTML5 की सपोर्ट ऐड कर सकते हैं, मतलब ऐड थीम सपोर्ट HTML5। अब इस HTML5 में हम एक एरे पास कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे HTML5 के एलिमेंट्स दे सकते हैं जो यूनिक हों, जो अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस की थीम के अंदर वर्डप्रेस के अंदर सपोर्टेड नहीं है, उनकी फंक्शनैलिटी को हम HTML5 के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। तो ये इतना मैंने लिखा, और इतना लिखने के बाद मैं दोबारा रीलोड करूँगा, तो ये कह रहा है कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन, ऐड थीम सपोर्ट, स्पेलिंग गलत हो गए। तो ये अब हमारे पास HTML5 की भी सपोर्ट करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो अब HTML5 है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। 2019 में अगर मैं फंक्शंस डॉट PHP में जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं कि ये जो टैग्स हैं, सर्च फॉर्म, कमेंट लिस्ट, गैलरी, अब ये नॉर्मली अवेलेबल नहीं है टेम्पलेट किसी भी HTML5 के अंदर। तो इनकी सपोर्ट हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, इनको एज एन एरे हम पास कर देते हैं इसके अंदर। अब हमारी थीम के अंदर जो है हम सर्च फॉर्म का टैग भी यूज़ कर सकेंगे, कमेंट फॉर्म का भी टैग यूज़ कर सकेंगे, और वर्डप्रेस उसको ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा इन टैग्स को। तो रीलोड करते हैं तो देखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारी थीम पर। अब एक और चीज़ इसमें आपने देखी, नोट की होगी, कि यहाँ पर हमारे पास एक विजेट्स का ऑप्शन आ रहा था। अब वो विजेट्स का ऑप्शन कहाँ से आता है, चलिए वो देखते हैं हम। तो विजेट्स के लिए आपको याद होगा कि हमने एक साइड बार का फीचर ऐड किया था, एक साइड बार डॉट PHP फाइल अपने थीम टेम्पलेट थीम फोल्डर में ऐड की थी, साइड बार डॉट PHP। तो देखिए दोस्तों, जो विजेट्स होते हैं वो बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जिनको हम स्पेसिफिक लोकेशंस पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो काम हमें करना पड़ता है वो रजिस्टर साइड बार करना होता है, रजिस्टर करना होता है विजेट्स। तो इसके लिए हम जो है रजिस्टर विजेट्स के ऑप्शन में चले जाते हैं, वहाँ से इसका कोड हम देख लेते हैं कि कैसे हम विजेट्स को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी है रजिस्टर विजेट। हम इसको, जैसे ये एक विजेट है माई विजेट, अब ये तो वो है जो विजेट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। तो लेकिन हमें अभी रजिस्टर करना है साइड बार को, ताकि हम साइड बार के ऊपर कोई भी डाटा या कोई भी कंपोनेंट उसको डिस्प्ले करवा सकें। सो रजिस्टर साइड बार, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है। सो बिल्ड द डेफिनेशन ऑफ सिंगल साइड बार, तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन होता है रजिस्टर साइड बार। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ
और पेस्ट कर देता हूँ कहाँ पर, डेफिनेटली हम इसको अपनी functions.php के अंदर यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और इसमें अभी आर्ग्स का फंक्शन हम ऐड नहीं करते, इसको एज इट इज़ हम पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद अब हम इसको रन करते हैं अपने इसको एडमिन पैनल को। तो दोस्तों जैसे ही मैंने रजिस्टर साइड बार लिखा, सिर्फ रजिस्टर साइड बार लिखा है, अभी इसमें मैंने कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास देखिए मेन्यू का भी फंक्शन आ गया और विजेट्स का ऑप्शन भी आ गया। तो अब हम साइड बार पर अपने विजेट्स भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जहाँ पर हमें साइड बार के विजेट्स चाहिए वहाँ पर हम जो है वो फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं गेट साइड बार। अब जहाँ पर हम गेट साइड बार करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी इस फाइल को उठा लेगा और उसमें से जो डाटा होगा, अगर हमने ये फाइल क्रिएट नहीं की तो सिस्टम से वो खुद ब खुद वो फाइल उठा लेगा वर्डप्रेस की कोर से। अब चूंकि हमने sidebar.php ऐड की हुई है तो ये उसकी फंक्शनैलिटी को यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। मैं अगर अब फ्रंट एंड को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे हमें जाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि कि यहाँ पर sidebar.php लिखा हुआ आ रहा है। तो अब इस sidebar.php में हम कुछ भी अगर लिखते हैं, कोई भी कंपोनेंट्स लिखते हैं, जैसे h1 में लिख देता हूँ दिस इज़ अ साइड बार, सेव किया, इसको रीलोड किया, तो देखिए दोस्तों दिस इज़ अ साइड बार लिखा हुआ नीचे आ रहा है h1 टैग में। तो ये अब हमारी साइड बार होगी, इस पर हम अपने विजेट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं और उनको शो कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर अपने एडमिन पैनल में इसको जूम आउट करके अगर मैं यहाँ पर कोई एक, जैसे ये कैटेगरीज़ हैं, तो इसको मैं कैटेगरीज़ लिख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर वो स्टिल हमें दिस इज अ साइड बार दे रहा है, ये वाला विजेट इसको शो करना चाहिए। वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने इसके अंदर कोडिंग ही नहीं लिखी। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, स्टिल हम गेट साइड बार को यूज़ कर रहे हैं। अब मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ, होम पेज को, तो अब आप देखेंगे हमारी जितनी कैटेगरीज की लिस्ट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई है। अब ये जो फीचर है ये बेसिकली कहाँ से अब उठा रहा है? ये उठा रहा है सिस्टम के अंदर से, वर्डप्रेस के कोर के अंदर से। अगर हम यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं sidebar.php और उसको सेव कर देते हैं sidebar.php के नाम से, तो अब ये इस फाइल को उठाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो भी इसमें कोड लिखा हुआ होगा वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अब इस कोड के अंदर sidebar.php के अंदर वो सारा कोड हम लिखेंगे जिसकी मदद से हम साइड बार को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? सिंपल सा कोड है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा साइड बार को विद सम स्पेसिफिक कोड, और उसके बाद जो हमारी sidebar.php फाइल है उसके अंदर हमें कुछ इस तरह का कोड लिखना पड़ेगा कि हम एक असाइड का टैग यूज़ कर लेते हैं। ये HTML5 का कोड है, असाइड का टैग है। उसके बाद हम इसमें किसी भी एलिमेंट में, जैसे डिव में या किसी भी एलिमेंट में जिसमें भी आप शो करना चाहें, यहाँ पर डायनामिक, बल्कि PHP का टैग लगाना होगा और यहाँ पर लिखेंगे डायनामिक साइड बार और यहाँ पर उसकी आईडी या उसका नेम देंगे। अब चूंकि हमने अभी तक साइड बार क्रिएट रजिस्टर नहीं की, तो चलिए रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ फंक्शंस में, हमारे पास है फंक्शन रेफरेंस रजिस्टर साइड बार। तो ये उसके आर्गूमेंट्स हैं जो हमने पास करने हैं उसको, इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए दोस्तों बेसिकली आप कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक आर्गूमेंट्स का वेरिएबल लिया जिसके अंदर कुछ एरेज पास किए। इसमें जो सबसे पहला उसका नेम है जो कि साइड बार नेम जो भी आप देना चाहें, माई साइड बार दे दें इसको, या जो भी नेम देना चाहें। और आपकी जो टेक्स्ट थीम टेक्स्ट डोमेन है, अब ये थीम टेक्स्ट डोमेन कहाँ से है? ये आपने सेट की थी style.css में, ये हमारी। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं functions.php के अंदर इस जगह पर। सो ये हमारी जो है टेक्स्ट डोमेन है। फिर उसके बाद आईडी देनी है आपने, तो यहाँ पर आप यूनिक आईडी देंगे PWSPK माई आईडी। सो ये हमने उसको आईडी दे दी। अब इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट साइड बार। फिर इसमें जो भी आप क्लास ऐड करना चाहें, उसके बाद बिफोर जो विजेट्स इसमें डिस्प्ले होंगे वो LI/UL टैग में होंगे, तो जो LI को स्टार्ट करेगा उसको जो जो क्लास देनी है हमने वो दे देंगे। तो इसके बाद हम रजिस्टर
आर्गूमेंट्स में यहाँ पर इस आर्गूमेंट को पास कर देंगे रजिस्टर साइड बार की मदद से। तो इस तरीके से हम जितनी मर्जी साइड बार्स को चाहें रजिस्टर कर सकते हैं और उनको वर्डप्रेस की अपनी थीम के अंदर मुख्तलिफ लोकेशंस पर सेट कर सकते हैं। जैसे फुटर में भी सेट कर सकते हैं, हेडर्स में भी सेट कर सकते हैं, विद इन कंटेंट एरिया भी हम सेटअप कर सकते हैं। तो अब जब मैंने ये क्रिएट करके सेव किया, यहाँ पर मैं विजेट्स एरिया में आऊँगा, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर साइड बार 1 ख़त्म हो चुका है, उसकी जगह माई साइड बार आ चुका है। अब इस माई साइड बार में मैं अगर कोई भी जैसे कैटेगरीज वाला विजेट है, ये मैं ऐड करता हूँ कैटेगरीज और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं पेज को रीलोड करता हूँ। तो अब आप देखेंगे एट द एंड हमारे पास सॉरी मैंने इसको आई थिंक गेट साइड बार को ख़त्म तो नहीं कर दिया, रजिस्टर साइड बार हो गया और हमारे पास है गेट साइड बार। और यहाँ पर अब हम साइड बार का नाम दे सकते हैं, जो हमने साइड बार अभी क्रिएट किया उसकी या तो आईडी दे सकते हैं या उसकी जो भी नेम वगैरह, तो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पे साइड बार डॉट PHP के अंदर हमने उसका नाम देना है जिसको हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, डायनामिक साइड बार को। तो फंक्शंस डॉट PHP में हम उसकी आईडी को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको एज अ आईडी पास कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको डायनामिक साइड बार को पास कर दिया। अब मैं जब रीलोड करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो तमाम कैटेगरीज यहाँ पर शो हो रही हैं। और जैसे जैसे मैं इसमें ऐड करता जाऊँगा डाटा, ये देखें मैंने मेटा का डाटा ऐड किया। सो एडमिन डैशबोर्ड कह सकते हैं इसको, या कुछ भी आप कह दें। सेव किया और जब मैं पेज को रीलोड करूँगा तो हमारे पास ना सिर्फ कैटेगरीज आएंगी बल्कि डैशबोर्ड भी हमारे पास आएगा। अब ये जो डॉट्स वगैरह आ रहे हैं इसको आप CSS के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम फंक्शंस डॉट PHP की मदद से कोई भी जो फंक्शन है वो रजिस्टर कर सकते हैं। मल्टीपल हम साइड बार रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे मैं इस आर्गूमेंट्स को कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पर मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ और माई साइड बार 2 कर देता हूँ इसको। और आईडी भी चेंज करनी है, नेम और आईडी दोनों आपने चेंज करनी है। बाकी डिस्क्रिप्शन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और ये क्लासेस आईडीज़ आप अपनी मर्ज़ी के स्टैटिक आईडीज़ भी यहाँ पर दे सकते हैं। और ये डायनामिक आईडीज़ जो वर्डप्रेस खुद जनरेट करके देता है वो भी दे सकते हैं। अब इसी फंक्शन को हम दोबारा कॉपी करेंगे और दोबारा पेस्ट करेंगे और इसको arg1 कह देते हैं, args1, और इसको args2 कह देते हैं। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोबारा मैं एडमिन पैनल को रीलोड करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 साइड बार आ जाएंगी, ये देख सकते हैं आप। अब इस साइड बार को आप जहाँ पर भी कॉल करना चाहें, जैसे सपोज़ मैं इसमें नेविगेशन मेन्यू बल्कि रीसेंट पोस्ट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, रीसेंट पोस्ट। तो जिस तरीके से दोस्तों हमने साइड बार डॉट PHP को यहाँ पर डायनामिक साइड बार PWS PK MyID लोड की थी, इसी तरह से हम इस कोड को सिंपली इस कोड को यहाँ से कॉपी करके अपने किसी भी टेम्पलेट के अंदर कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर विद इन आफ्टर द कैटेगरीज यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इस कोड को, मुझे अब PHP टैग तो नहीं यहाँ पर ऐड करने की जरूरत क्योंकि वो ऑलरेडी हम PHP में है। यहाँ पर अब मैंने लिखा इफ जो है डायनामिक साइड बार PWS PK ID-2 कर दिया मैंने। तो जैसे मैंने ID-2 की और पेज को रीलोड किया तो अब आप देख सकते हैं विद इन हमारे जो भी पोस्ट हैं जितनी भी, हर पोस्ट के कैटेगरी के बाद और कंटेंट से ऊपर हमें यहाँ पर रीसेंट पोस्ट्स नज़र आ रही हैं। आप हर जगह पे ये देख सकते हैं रीसेंट पोस्ट। तो इस तरीके से हम इन साइड बार्स को कहीं पर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, सेव, और उसके बाद मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि रीसेंट पोस्ट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से हम जो है पोस्ट्स को रजिस्टर कर सकते हैं, या थीम सपोर्ट फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास वूकॉमर्स एक प्लगइन है, तो अगर वो आपने ऐड किया हुआ हो और आप थीम क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए आपको मस्ट यहाँ पर ऐड थीम सपोर्ट वूकॉमर्स लिखना पड़ता है ताकि आपकी थीम को पता चल जाए कि मुझे वूकॉमर्स की फंक्शनैलिटी को भी इसमें सपोर्ट करना है या नहीं। तो इस तरह काफ़ी सारे इसके ऐड थीम सपोर्ट के फीचर्स हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं पोस्ट थंबनेल हमने ऐड कर दिया, पोस्ट फॉर्मेट्स। इसके अलावा आप नेट पर सर्च करके भी सपोर्ट के मुख्तलिफ फ़ीचर्स ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये देख रहे हैं 2016 थीम, अगर इसकी फंक्शंस डॉट PHP में मैं जाता हूँ
तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड थीम सपोर्ट टाइटल टैग, तो इसको मैं कॉपी करके इसको भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर। तो जो जो फीचर टाइटल टैग बेसिकली जो आपके हेड में टाइटल टैग है ये उसके लिए यूज़ होता है। अब आप एक और चीज़ नोट करेंगे कि हमारी जो पेज का जो टाइटल है यहाँ पर वो WP थीम डेवलपमेंट लिखा हुआ आ रहा है। ये किस वजह से आ रहा है, हमने यहाँ पर हेडर के अंदर जो टाइटल है, हालांकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो वो इस वजह से आ रहा है कि वो यहाँ पर हमने अभी functions.php के अंदर टाइटल टैग को सपोर्ट किया। अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और पेज को रीलोड करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट लिखा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, टाइटल जो है हेड के अंदर टाइटल। अगर मैं इसको अनेबल कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है WP थीम डेवलपमेंट का टाइटल को इंजेक्ट कर रहा है। अब हमें यहाँ पर जो हमारा थीम है उसके अंदर हेडर के अंदर टाइटल टैग के अंदर इसको हम यहाँ पर दे सकते हैं PHP दे सकते हैं, लिख सकते हैं WP और WP ब्लॉग, या इसके हमारे पास काफ़ी सारे इसका ऑप्शन है WP पोस्ट टाइटल, इस तरह करके हम इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर चलिए मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ 2016 में जो हेडर है उसमें हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइटल टैग मौजूद ही नहीं है। टाइटल टैग क्यों मौजूद नहीं है, क्योंकि ऐड टाइटल सपोर्ट की मदद से हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम उसको ऐसे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन स्टिल जो है हमारे पास ये वाला WP थीम डेवलपमेंट का टाइटल मौजूद है। अब ये जो टाइटल है ये बेसिकली अगर मैं किसी पोस्ट पर जाता हूँ, सपोज मैं हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट को व्यू करता हूँ, यहाँ से मैं ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ। अब मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइटल में ऑटोमेटिकली हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया और यहाँ पर WP थीम डेवलपमेंट जो हमारा सेटिंग्स में हमने जो टाइटल ऐड किया था वर्डप्रेस की सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर ये वाला WP थीम डेवलपमेंट ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो रहा है और जो आपकी पोस्ट करंट पोस्ट का टाइटल है वो भी शो हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हमने जो function.php में ऐड थीम सपोर्ट किया टाइटल टैग को। अगर ये ना होता तो यहाँ पर हमें स्टैटिक टाइटल टैग ही मिलता। अब ये ऑटोमेटिकली डायनामिक टाइटल हो चुका है। तो इस तरीके से हम functions.php के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे हम मेन्यू को रजिस्टर कर सकते हैं, नेविगेशन बार को। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से हमने functions.php के अंदर दो साइड बार रजिस्टर करी हैं, इसी तरीके से हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर एक और फंक्शन है WP रजिस्टर और उसके बाद मेन्यू, हम मेन्यू को भी रजिस्टर करा सकते हैं। मतलब जिस तरीके से हम रजिस्टर करते हैं साइड बार को, इसी तरीके से हमारे पास रजिस्टर नैव मेन्यू का फंक्शन भी मौजूद है जिसमें हम उसको लोकेशन बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन। सो इसको प्रॉपर इसका कोड क्या है वो हम चलिए डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं दोबारा से फंक्शन पर और हम यहाँ पर रजिस्टर मेन्यू को सर्च कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हम काम करते हैं वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट में कि आपके पास सोर्स कोड में सब कुछ अवेलेबल है। सो रजिस्टर नैव मेन्यू का फंक्शन है, इसमें हमें लोकेशन एक डिफ़ॉल्ट देनी पड़ती है। तो रजिस्टर हमारे पास एक नैव मेन्यू है और एक हमारे पास आई थिंक रजिस्टर मेन्यूज़ भी है, ये देख सकते हैं ये है रजिस्टर नैव मेन्यूज़ और जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने कोड में वो है रजिस्टर नैव मेन्यू। तो इसमें हम मेन्यूज़ दे सकते हैं और इसके बाद इसमें मल्टीपल लोकेशंस हम सेट कर सकते हैं। सो जैसे एरे की सूरत में हम यहाँ से ये कोड कॉपी कर लेते हैं, तो या फिर हम यहाँ पर एक लोकेशन का वेरिएबल ले लेते हैं इज इक्वल टू एरे। अब यहाँ पर हमारे पास इसको कह देते हैं मेन्यू 1 और इसको कह देते हैं मेन्यू 2, ये इनके नेम हो गए मेन्यू 2। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया नेविगेशन मेन्यू 1। आप इनको यूज़फुल नेम देंगे जहाँ पर आप इनको यूज़ करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से आप जब साइड बार्स क्रिएट करते हैं तो उनको यूज़फुल नेम देंगे। यहाँ पर मैंने माई साइड बार लिखा है, माई साइड बार लिखा है और माई साइड बार 2। आप कह सकते हैं कि नॉर्मल साइड बार और फुटर साइड बार, मतलब फुटर में शो होगा या हेडर में शो होगा जहाँ पर भी। तो ये मैंने दो मेन्यू रजिस्टर कर दिए हैं रजिस्टर नैव मेन्यूज़ की मदद से। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अपने एडमिन पैनल पर, सॉरी आई थिंक आई मिस्ड सेमी कॉलन, यस सेमी कॉलन मिस कर दिया था मैंने।
अब मैं अगर अपीयरेंस मेन्यूज़ में आता हूँ तो यहाँ पर लोकेशंस में हमारे पास ये देख सकते हैं नेविगेशन मेन्यू 1 और नेविगेशन मेन्यू 2 दोनों आ रहे हैं। इसके लिए मैं ऑल पेजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके लिए मैं शॉर्ट मेन्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेव चेंजेस करूँगा तो अब हमने इस मेन्यू को डिस्प्ले करवाना है। इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है WP nav मेन्यू और उसको हम नॉर्मली हेडर के अंदर यूज़ करते हैं। सॉरी, ये मेरा हेडर नहीं है, ये हेडर है। तो यहाँ पर हम अब चूँकि देखिए हेडर के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं ताकि ये हर जगह डिस्प्ले हो। अब अनफॉर्चुनेटली हमने बॉडी टैग को यूज़ किया है यहाँ पर, इसके अंदर हर एक टेम्पलेट के अंदर। इसको यहाँ से हम कट करते हैं और बॉडी टैग को यहाँ पर रख लेते हैं ताकि जो हमारा नेविगेशन मेन्यू है वो बॉडी के अंदर है, बॉडी से बाहर ना आए। तो अब यहाँ पर हम बॉडी के अंदर हमारे पास कमांड है WP nav मेन्यू और उसके बाद हम यहाँ पर उसकी ID पास कर सकते हैं जिस मेन्यू को हमने डिस्प्ले करवाना हो। तो सपोज़ मैं इसका यहाँ पर इधर भी आता हूँ और WP nav मेन्यू, तो ये अब हम इसको कुछ पैरामीटर्स भी दे सकते हैं WP nav मेन्यू को। तो ये इसका फंक्शन रेफरेंस है। तो इसको पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, इसके आर्गूमेंट्स हैं, एरे की सूरत में हम दे सकते हैं, इसको मेन्यू दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं, ये इसके सारे आर्गूमेंट्स हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके साथ आते हैं डिफ़ॉल्ट एरे है, ये इसके साथ डिफ़ॉल्ट एरेज हैं। मतलब अब सिर्फ अगर नाम देते हैं तो ये वाली इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ उसके साथ अटैच होंगी। बाकी आप इनको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इसके डिफ़ॉल्ट्स हैं। तो मैं इसको अब एज अ डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पास कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट्स। तो मेन्यू में हमें यहाँ पर नाम देना होता है कौन सा मेन्यू है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेन्यू एरे डिस्क्राइब्ड डिजायर्ड मेन्यू एक्सेप्ट अ मेन्यू ID, स्लग, नेम और ऑब्जेक्ट। तो इसकी जगह आप कोई भी पास कर सकते हैं उस मेन्यू की ID, उसका स्लग, उसका नेम और उसका ऑब्जेक्ट। अब ये कहाँ से हमें मिलेगा, ये हमें मिलेगा functions.php के अंदर जो हमने नेविगेशन बनाई है। इसमें से ये मेन्यू 1 में कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पर मैं हेडर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, मेन्यू 1। अब मैं अपने पेज को लोड करता हूँ। इसको चलिए सिंगल पेज भी लोड कर लेते हैं। तो जैसे मैंने सिंगल पेज को लोड किया, यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं मेन्यू जो है वो ओपन हो चुका है। ये हमारे पास कौन सा मेन्यू है, मेन्यू 1। और मेन्यू 1 में हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, ऑल पेजेस। ये हमारे पास नेविगेशन मेन्यू 1 है जिसमें हमने ऑल पेजेस सिलेक्ट किया हुआ है। दूसरे नेविगेशन मेन्यू में हमने शॉर्ट वाला मेन्यू सिलेक्ट किया है। तो उसको कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, उसके लिए यहाँ पर आप सिंपली 2 कर दें। 2 करने के बाद इसको रीलोड करेंगे पेज को, फ्रंट पेज को। तो अब आप देखेंगे चूँकि हमारे पास मेन्यू 2 जो है वो क्रिएटेड ही नहीं है, शॉर्ट वाला मेन्यू। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट नेविगेशन मेन्यू में चला जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। तो इसमें भी बेसिकली ये वाले ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड है, होम 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 इतनी ज़्यादा और फिर ब्लॉग। तो आई थिंक अब हमारे पास जो है वो पेज A जो मेन्यू नज़र आ रहा है, मेन्यू -2 हो गया। और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर अब फ्रंट पेज पे अगर हम जाते हैं तो कोई पेज नहीं है, होम पेज पे जाते हैं हमारे पास। तो ये हमें उसका टेस्ट डाटा पर ले जा रहा है। तो हमारा जो अबाउट सेक्शन, ये हमारा अबाउट पेज हो गया। तो ये हमारे पास जो है फॉल बैक कर रहा है मेन्यू 2 पर। तो ये हमारे पास मेन्यू है, मेन्यू 2। इसके बाद हम फर्दर इसके अंदर एरे पास कर सकते हैं लोकेशन में। वो कौन कौन से हैं उसके लिए हमें जाना पड़ेगा WP nav मेन्यू में। तो यहाँ पर अब हम दे सकते हैं मेन्यू इसको रजिस्टर nav मेन्यू में। तो रजिस्टर nav मेन्यू में जाएंगे। अब nav मेन्यूज़ में नहीं बल्कि रजिस्टर nav मेन्यू में हमने जाना है। तो ये मेन्यूज़ है, तो ये है हमारे पास रजिस्टर nav मेन्यू। मेन्यूज़ में और मेन्यू में फ़र्क है। तो इसके अंदर हम लोकेशन और उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं। ऐड एक्शन आफ्टर सेटअप थीम रजिस्टर माई मेन्यू, और उसके बाद उसको आप रजिस्टर nav मेन्यू दे सकते हैं। अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे।
सो प्राइमरी मेन्यू और इसका स्लग आप देख सकते हैं, जो भी आप स्लग देना चाहें वो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो अभी हमने चूँकि स्लग जो पास किया है वो हमने पास किया हुआ है मेन्यू टू, तो यही मेन्यू टू अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपने हेडर के अंदर। तो यहाँ पर अगर स्पेलिंग्स ठीक है, मेन्यू डैश टू, अगर हम यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं देते तो कौन सा जो डिफ़ॉल्ट मेन्यू है वही शो होगा, जो हमारा पेजेस वाला मेन्यू है। अभी ये मेन्यूज़ को शो ही नहीं कर रहा एक्चुअली, ये अभी जो है ये सिंपली मेन्यूज़ को, अब इसकी आईडी देख लेते हैं, इसकी हमारे पास आईडी कौन सी है। नेविगेशन मेन्यू वन की आईडी वन होगी, आई एम श्योर वन है, और दूसरे की जो है टू होगी डेफिनेटली। ये हमारे पास टू है, तो यहाँ पर हम वन दे देते हैं, टू दे देते हैं। टू देने के बाद अब हम यहाँ पर इसको मेन्यू टू, तो अब इसको टू वाला डिस्प्ले करवाना चाहिए। तो एक्चुअली जो नेविगेशन मेन्यू है वो हमने मेन्यू नेम में चेंज नहीं करने होते, इसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं सारी सेटिंग्स को। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर एक ही देनी होती है सेटिंग, वो है थीम लोकेशन। तो थीम लोकेशन हम बाय डिफ़ॉल्ट देकर कोई भी मेन्यू यहाँ पर शो कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर मेन्यू टू कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन्यू टू शो हो रहा है। अगर इसको मैं मेन्यू वन करता हूँ तो मेन्यू वन शो होगा। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से कोड को कॉपी कर लेता हूँ और फुटर डॉट PHP के अंदर चला जाता हूँ। अब यहाँ पर फुटर डॉट PHP के अंदर यहाँ पर मैं इसी कोड को पेस्ट कर देता हूँ, बल्कि और यहाँ पर थीम लोकेशन में सिंपली मैं टू कर देता हूँ, मेन्यू इज़ डैश टू। अब अगर मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास हेडर में ये वाला मेन्यू आ रहा है और फुटर के अंदर ये वाला मेन्यू नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो है सबसे पहले रजिस्टर करेंगे मेन्यू को, उसकी लोकेशन को, और मल्टीपल मेन्यूज़ को रजिस्टर करने के लिए हम रजिस्टर नैव मेन्यूज़ करते हैं, और सिंगल लोकेशन के और उसको सिंगल मेन्यू के लिए रजिस्टर नैव मेन्यू करते हैं, और उसके अंदर हम जो है उसकी लोकेशन प्लस हम उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपली एक मेन्यू क्रिएट किया जिसको हम एक एरे वैल्यू मेन्यू वन, और इसको ये वाली वैल्यूज़ पास करें नेविगेशन मेन्यू वन, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है थीम लोकेशन पे, और असाइंड मेन्यू, इसको जो भी अब हम यहाँ पर मेन्यू असाइन करेंगे तो यहाँ पर अब ऑल पेजेस फ्लैट है, मतलब इसमें कोई चाइल्ड पेरेंट मेन्यू नहीं है। तो ये अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो अब हमारे पास जो मेन्यू डिस्प्ले होगा वो बिल्कुल फ्लैट की सूरत में, सॉरी मैंने इसको कहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, फुटर में और हेडर में। अच्छा, और दूसरा मुझे यहाँ पर जो मिस्टेक है वो ये है कि होम डॉट PHP के अंदर मुझे यहाँ पर गेट हेडर कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अब हमारे पास फुटर पे मेन्यू आ रहा है, ये देख सकते हैं मेन्यू हमारे पास यहाँ पर फुटर में ये आ रहा है, ये मेन्यू आ रहा है, और जो हेडर वाला मेन्यू है वो अभी यहाँ पर नहीं आ रहा। तो देखते हैं कि हेडर वाला मेन्यू क्यों नहीं आ रहा। हमने हेडर में थीम लोकेशन वन दी हुई है, तो यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट इसको पास कर देते हैं क्योंकि छोटा सा मेन्यू है, तो यहाँ से कट करके इसको यहाँ पर पास कर देते हैं डायरेक्टली, और इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारे पास बॉडी के अंदर है, और होम डॉट PHP के अंदर यहाँ पर H1 दिस इज़ होम डॉट PHP, और उसके बाद यहाँ पर मेन्यू डिस्प्ले होना चाहिए। ये आई थिंक इस मेन्यू में कोई डाटा नहीं है, ऑल फ्लैट पेजेस में देख सकते हैं हम, ऑल पेजेस फ्लैट में देखते हैं कि क्या कुछ भी मेन्यू नहीं है, तो ये खाली है, तो इसलिए वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था। हम इसमें एक सैम्पल पेज अगर ऐड कर लेते हैं और उसको सेव करते हैं तो अब ये एक मेन्यू यहाँ पर ऊपर टॉप पे शो होगा हमारे होम पेज पे भी। तो ये देख सकते हैं अब सैम्पल पेज आ रहा है। अगर हम यहाँ पर इसी तरीके से मेन्यू ऐड करते जाएंगे, ये वाला ऐड करते जाएंगे, तो ये मेन्यू वहाँ पर शो होते रहेंगे हमारे एडमिन पैनल से फ्रंट एंड पर। तो इस तरीके से हम सबसे पहले रजिस्टर कर सकते हैं नैव मेन्यूज़ को इजीली, और उसके बाद हम यहाँ पर उनको जहाँ पर भी डिस्प्ले करवाना चाहें हम WP नैव मेन्यू के फंक्शन से एरे पास करते हुए उसमें सिंपल हम एक थीम लोकेशन पास करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम एक मेन्यू हेडर में डिस्प्ले करवा रहे हैं और दूसरा मेन्यू हम फुटर में। अब इसकी स्टाइलिंग जो है हम डेफिनेटली CSS के थ्रू देखेंगे कि कैसे आगे चल के हम इसको कस्टमाइज़ करते हैं।
तो ये वीडियो ट्यूटोरियल काफ़ी लेंथी हो चुका है, ऑलमोस्ट 40 मिनट का हो चुका है, जिसमें हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं। तो दोस्तों मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है हुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रॉपरली हुक्स को यूज़ करते हुए अपने कोड को मोर क्लीन कर सकते हैं और कैसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं और ज़्यादा वर्डप्रेस को। तो दोस्तों तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye, and Allah Hafiz.